मेरी बेटी अक्सर रात को अपने सौतेले भाई के साथ सोती थी। दोनों ही जवान थे। मेरी बेटी सुबह सवेरे कमरे से नहाकर निकला करती थी और अक्सर बेहोश हो जाती। एक दिन मेरी बेटी वॉशरूम में उल्टियां कर रही थी। मुझे कुछ शक सा हुआ और मैं रात को इनके कमरे में चली गई। अचानक दरवाज़ा खुला तो मेरा दिल फट गया। मेरा सौतेला बेटा और बेटी बेड पर एक साथ। मैं शादी के तीसरे साल ही बेवा हो गई थी। इस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 17 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनमें एक बहुत बड़ा बोझ थी। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ फिर से औलाद की खुशी ना देख सकी पाई। मेरी वालिद को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, मगर वो कुछ खानदानी सख्तियों की वजह से दूसरी शादी ना कर सके। बस इसी वजह से वो मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। हर वक्त मुझसे सख्ती से बात करते। इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी बहुत जल्द कर दी। मेरा शौहर प्राइवेट इदारे में काम करता था। हमारी 2 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन ऑफिस से आते हुए इनका एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। वो दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम ना था। इद्दत पूरी होने के बाद मेरे सास ससुर ने मुझे वालिदैन के घर भेज दिया। शायद वो भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि इनके ख्याल से मैं मनहूस थी, औरत थी। खैर, मैं चुप करके अपने वालिदैन के घर आ गई। मेरे वालिदैन तो मुझे पहले ही बोझ समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर बहुत रोती। बिल आखिर मेरे बाप ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। एक ऐसे शख्स से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मुझे रिश्ता भी ना मिलता। इसका बेटा मेरी बेटी से 2 साल छोटा था। इसके बेटे का नाम अरहम था और मेरी बेटी का नाम अलीज़ा था। हम लोग साथ रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। अलीज़ा 17 साल की हो गई और अरहम 15 साल का, जब अरहम के वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, यानी कि मेरा दूसरा शौहर भी फौत हो गया। इनकी तबीयत बड़ी ख़राब रहती थी, इसलिए इनकी बीमारी के साथ ही इस तरह गुजर बसर हो रहा था। घर हमारा था, इसलिए किराए की टेंशन नहीं थी। एक दिन हम सब सो रहे थे कि बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा दिल फट गया। मैं बुरी तरह डर गई। मैंने देखा कि ये तो अरहम के कमरे से आवाज़ आई थी और इसके कमरे की छत गिर चुकी थी। मैं बुरी तरह घबरा गई कि कहीं अरहम भी तो छत के नीचे नहीं आ गया। वो तो मेरे शौहर की आखिरी निशानी थी। मैं भाग कर इसकी तरफ गई तो वो वहाँ नहीं था। वो शायद बाथरूम जाने के लिए उठा था और शायद इसी तरह इसकी जान बच गई थी, क्योंकि इसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दोबारा से छत डलवा सकें। कमरे का तो कबाड़ा बन चुका था। सारी छत गिर चुकी थी और बस इसी को इसी के हाल पे छोड़ दिया। इसके बाद मैंने अपने लिए बिस्तर किचन में डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कह दिया, क्योंकि बाहर तो बहुत सर्दी थी और बाहर कोई सो नहीं सकता था और कमरे में एक बेड और एक चारपाई थी। 2 लोग भी बड़ी मुश्किल से सो पाते। अब वो दोनों कमरे में सो जाते थे। मजबूरी थी, क्या करते। एक कमरे में मेरे शौहर ने तो दुकान डाल के दी थी। घर में 3 ही तो कमरे थे। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे मुनासिब थे, लेकिन एक दुकान के लिए कमरा भी ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अरहम तो उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया, मगर एलिज़ा अभी तक जाग ही नहीं रही थी। लेकिन वो इतनी देर तक तो कभी भी नहीं सोई थी। इसकी आदत थी कि वो सुबह जल्दी जाग जाया करती थी। इसको आवाज़ दी तो वो उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने इसे चेक किया, पता चला कि वो बेहोश हो चुकी है। मैं बुरी तरह घबरा गई कि क्या हो गया है इसको। मैंने फ़ौरन अरहम को आवाज़ दी और उसको कहा कि मुल्ले वाले डॉक्टर को बुला कर लाओ। डॉक्टर आया तो इसने यही कहा कि काफ़ी कमज़ोरी की वजह से बच्ची बेहोश हो गई है, खून की भी कमी है, कोई भारी काम ना करवाएं इससे, बस आराम करवाएं और फल दूध वगैरह खिलाएं पिलाएं, ठीक हो जाएगी। जब बेटी को होश आया तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता बनाकर कमरे में वापस आई तो वो कमरे में नहीं थी और कमरे की बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो वो इसी चादर को बैठ कर धो रही थी। मैंने कहा कि अभी अभी तुझे होश आया है और यहाँ बैठ कर काम कर रही हो। डॉक्टर ने कहा कि आराम करना है, कुछ खाए पिएगी तो ठीक हो जाएगी, चल उठ जा यहाँ से। तो वो कहने लगी कि नहीं, मुझे ये चादर लाजमी धोनी है। बिस्तर पर बिछाने के लिए एक ही चादर है हमारे पास,
मैंने कहा कि अचानक से चादर धोने का भूत कहाँ से सवार हो गया? तेरे सर पर इतनी तो चादर गंदी नहीं थी। छोड़ दे इसको, मैं खुद धोऊंगी। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी बात ना मानी और चादर को धोकर तार पर फैलाकर इसके बाद ही नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए सो गई। अरम तो काम पर चला गया। इसको मैंने सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ाई करवाई थी और वो एक जूतों की दुकान पर काम किया करता था। घर में किराने की दुकान में खुद ही चलाती थी। वैसे भी इस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह गुजर गया। इस रोज़ अरम ने कहा कि मैं खाना खा के आया हूँ और वो देर से आया था। अलीज़ा पहले ही कमरे में जाकर सो चुकी थी और वो भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने किचन में चारपाई डाली थी। जगह बदलने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अपने शोहर को याद कर रही थी। मेरा दूसरा शोहर बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। इसने कभी मेरी पिछली शादी का ताना नहीं दिया था। मेरी बेटी को वो हमेशा अपनी बेटी समझता था और मैंने भी अरम को कभी यह नहीं बताया कि वो मेरा सौतेला बेटा है। इसने भी अपने हिस्से का प्यार मुझसे ले लिया। वैसे भी अब हमें इसी का सहारा था और इस घर में मर्द था, वरना हम दो औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने इसे कहा कि अपने आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर लो, क्योंकि अगर इसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वो मेरी हर बात मान लेता। लेकिन अगले दिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अलीज़ा फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो इसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि जैसे इसके जिस्म से सारा खून ही खींच लिया गया। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। मैंने फिर से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था। इसको खाने पीने में क्या खिलाया था? मैंने सारी तफसील बताई। मैंने कहा कि यखनी बनाकर दी थी और फल फ्रूट भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं किया। तो डॉक्टर ने कहा फिर दोबारा से कैसे इतनी कमज़ोर होगी? आप इस बात को सीरियस नहीं लेंगे तो आपकी बेटी को जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटे तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं। डॉक्टर ने सख्ती से तलकीन की और वो वहाँ से चला गया। मैंने भी अपनी बेटी को जब होश में देखा तो उसने कहा कि तूने अब फिर से कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो फिर से चादर को धो रही थी। इस दफ़ा तो मैंने इसे दूर से देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जो भी वो कर रही थी इसे सब कुछ मालूम था। बेहोशी से उठकर चादर को क्यों धोना शुरू कर देती थी? ये सब कुछ क्या हो रहा था? और वो तब से बेहोश हो रही थी जब से मेरे बेटे ने इसके कमरे में सोना शुरू किया था। मेरा बेटा इसके लिए खैर मुरम था, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ बड़े हुए थे। इन दोनों में तो बहन भाइयों से भी ज़्यादा मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था कि मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी? वो जवान लड़की थी, अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई थी। जवानी में तो औरत में बहुत ताकत होती है। औरत तो कमज़ोर तब होती है जब वो बच्चे पैदा करती है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रही थी। लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगी, ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इसने चादर धोकर तार पर फैला दी। वो आसपास भी इसे देख रही थी कि जैसे मैंने इसे देखा तो नहीं। मैं किचन में खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। मैंने भी इसको जताया नहीं। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही है? वो फिर से बिस्तर पर लेट गई और इसने अपने ऊपर लेने वाली चादर ओढ़ ली ताकि मुझे पता ना चले नीचे वाली चादर है या नहीं। मैंने इसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पे कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां टाफियां लेने आते थे, जो 5-10 रुपये देकर चले जाते। इस तरह से तो काम चलने वाला नहीं था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन ये बात अपने बच्चों को नहीं बताती थी और अरम को इन चीज़ों के मुतालिक कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो पहले ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में ये बात भी बताती तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि बेटी को अच्छी तरह खाना खिलाएं। घर में तो दाल रोटी के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे और बेटी को कुछ ऐसी बातें करते सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा कि तुमने तो अभी से अपनी तबीयत खराब कर ली है, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतना मसला हो रहा है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे काम करना है। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी जान नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। क्या हो रहा था ये सब कुछ? मुझे इनकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक दिन तो ये मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर दीवार पर डाला था और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टियाँ कर रही थी।
میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگی کہ اچانک سے میرا دل خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب اس بات کا کہ دل خراب ہو گیا تمہارا؟ کیا کھا رہی ہو تم ایسا اور چادر کو بار بار کیوں دھوتی ہو؟ کیا چھپا رہی ہو تم؟ اگر مجھے پتا چل گیا کہ تم نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی ہے جس سے میری اور تمہارے باپ کی عزت داؤ پہ لگ گئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بیٹی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ امی کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ لگتا ہے کہ آپ نے کوئی فلم دیکھی ہے، یہ کوئی ڈرامہ ہے، یا پھر میں نے آپ کے کان بھرے ہیں، یا پھر کسی نے آپ کے کان بھرے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ میں ایسا کچھ کروں گی میں ایسا کیوں کروں گی؟ اور اگر میں نے اس چادر کو دھویا ہے تو کیا ہوا؟ گندی ہوگی تھی، بس اس لیے دھو دی۔ آپ کو پتا ہی ہے کہ کئی دن سے میری طبیعت خراب ہے، دوائیاں کھانے کی وجہ سے میرا پیٹ بھی پرابلم ہو رہا ہے۔ اگر مجھے الٹی ہو گئی تو اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ میری بیٹی مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی تھی، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور وہ زمین پر گر گئی۔ میرا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میں نے مارا ہے، اچھا کیا ہے، مجھے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک میں پوری طرح بات کی تہہ تک نہیں پہنچی ہوں۔ جس دن مجھے پتہ چل گیا کہ تم دونوں کے بارے میں اس دن دیکھنا، اب مجھے خود پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں جو بات آ رہی تھی میں نے وہی بول دی کہ جو کوئی مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کے کمرے کی لائٹ آن تھی، اور میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اس وقت وہ کیا کر رہے تھے۔ اس کو تو اس ٹائم سو جانا چاہیے تھا۔ دونوں مجھ سے تو شام کو کہہ رہے تھے کہ آج ہم جلدی سو جائیں گے۔ میں جب کمرے کے قریب گئی تو ورنہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ اسی بات پر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، تو بیٹی کہنے لگی کہ ہاں خوش قسمت ہوں، لیکن ابھی کل پھر میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ امی کو پریشان دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا۔ کب تک ان سے جھوٹ بولیں گے؟ بیٹا بولا بس کچھ اور دن کر لیتے ہیں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ آج مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کمرے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو مزید حیران رہ گئی۔ انہوں نے دروازے کو اندر سے بند کیوں کیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی اب موسم بدل رہا تھا، ان کو دروازہ کھول کر سونا چاہیے تھا۔ میں نے دروازے پر بار بار دستک دینا شروع کر دی، لیکن اس طرح سے دستک دینے کے باوجود بھی ان لوگوں نے دروازہ کھولنے میں آدھا گھنٹہ لگا دیا، اور اس کے بعد جو میں نے کمرے میں دیکھا تو ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں ایسی شکل بنا کر بیٹھے تھے کہ جیسے نیند سے جاگے ہیں۔ میں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولا کرو، تم لوگ جاگ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اس ٹائم جاگے گئے اور باتیں کیوں کریں گے؟ ہمارا کون سا کل پیپر ہے جو ہم تیاری کر رہے تھے؟ ہم لوگ تو سو رہے تھے۔ مجھے ان دونوں کی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بات ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے نیند سے جاگے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کو کچھ نہیں کہا اور وہاں سے چلی گئی، لیکن میں سمجھتی تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک دن میری بیٹی کے بازو پر نیل کے نشان بھی تھے، یہ تو زخم کے نشان تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ چھری لگی ہے، لیکن چھری انگلی پر لگتی ہے، بازو پر نہیں۔ وہ بھی اتنی دفعہ میری بیٹی مجھ سے کوئی نہ کوئی باتیں چھپا رہی تھی۔ کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی، کبھی اس کے جسم پر عجیب غریب قسم کے نشان ہوتے تھے، اور کبھی اٹھ کر اپنے بیڈ کی چادر دھونے لگ جاتی تھی اور مجھے کمرے میں جانے بھی نہیں دیتی تھی۔ میرا دماغ جس طرف جا رہا تھا میں ویسے سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میری غلطی تھی۔ میں نے آگ اور پانی کو کیوں ایک ساتھ رکھا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے دین کی بہت اچھی طرح سمجھ تھی۔ جب سگے بہن بھائی کو اسلام نے 10 سال کی عمر میں یہ حکم دیا ہے کہ ان کا بستر الگ کر دو، تو پھر میں کیسے سوتیلے بہن بھائی کو ایک ہی کمرے میں سلا رہی تھی؟ یہ میری غلطی تھی۔ جب ہم دین کے خلاف جائیں گے تو مسائل تو پیدا ہوں گے۔ جس قسم کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، اگر خدا نہ خواستہ وہ سچ ہوئے تو پھر سارا کا سارا قصور میرا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے اور بیٹی پر نظر رکھتی تھی۔ ایک دن ارم علیزہ کو کوئی چیز لا کر دے رہا تھا۔ میں نے اس کی بات سننے لگی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ دوائی ہے، تمہارے اس مسئلے کے لیے دوائی لے لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میری بیٹی کو چھپا کر کوئی گولیاں دی۔ میں پریشان ہو گئی۔ کس چیز کی گولیاں دے رہا ہے؟ کون سا مسئلہ ہے یہ دونوں حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں بتا رہے؟
ये दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही हैं? मेरी बेटी ने भी दवाइयाँ फौरन से पकड़ लीं और इसको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई, लेकिन इसके बाद शायद इसकी गोलियां ख़त्म हो गई और एक दिन फिर से बेहोश पड़ गई। मेरा बेटे भी घर पे नहीं था, इसलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने बहुत एहतियात से वो चादर अपनी बेटी के नीचे से खींच ली और इसको तरीके से फोल्ड करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोल कर देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा था जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही इसे धोना शुरू कर देती और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का ख्याल भी नहीं करती। जब मैंने चादर को खोल कर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने गौर किया तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि इस चादर पर खून के दाग थे। मुझे समझ नहीं आई कि खून के दाग कहाँ से आ गए। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचती रही कि ये सब क्या कुछ है। फिर बेटे और बेटी की हरकतों पर नज़र रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर मेरी बेटी को ये पता चल गया कि चादर मैंने देख ली है, तो मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। इसके बाद मैंने इससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? तो उसने कहा कि अम्मी वो चादर कहाँ है? तो मैंने कहा कि वो तो मैंने धोकर डाल दी है। मेरी बेटी जाने लगी तो मैंने इसका हाथ पकड़कर इसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं ये सब कुछ देख चुकी हूँ। इस चादर को जो भी लगा हुआ था, मुझे बता दो कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत बुरे ख्यालात आ रहे थे। फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे। घर की दुकान चल नहीं रही थी, भाई भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहा था, लेकिन हमें ऐसा कुछ काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। फिर भाई के दोस्त ने इसे और मुझे एक अस्पताल में काम दिलवा दिया। वो सुबह अस्पताल में जाता और मैं रात को जाती। इस काम के बहुत सारे पैसे वो हमें दे रहा था। दरअसल भाई भी पूरा दिन वहीं पर होता था और रात को मुझे ले जाता। हम इकट्ठे काम ख़त्म करने के बाद वहाँ से आते। हमें पता था कि आप कभी भी हमें अस्पताल काम करने नहीं देंगी, इसलिए हम आपको ये सब कुछ बताना नहीं चाहते थे। हम ये सब काम कर रहे थे और अस्पताल में जगह जगह गंदगी की वजह से मुझे एलर्जी हो गई, जिसकी वजह से मैं सुबह बेहोश हो जाती थी। भाई ने मुझे जो दवाई ला कर दी थी वो भी इसी हवाले से थी, ताकि मेरी एलर्जी ख़त्म हो जाए। अम्मी भाई का वो दोस्त बहुत अमीर है और वो इस काम के बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा था, और हमने इतने पैसे बना लिए हैं कि हम इस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ले सकते हैं। हमें पता है कि आपको अस्पताल में जॉब करना पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो ना जाने क्या क्या सोच लिया। हम पर इतना शक किया कि इस दिन आपने जो बातें की वो हमारे दिमाग में तीर की तरह जाकर लगी थी। मैं जानती हूँ कि वो मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वो मेरे लिए सगे भाइयों से भी बढ़कर है। मैंने हर बार सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है। देखा जाए तो हम इसके क्या लगते हैं? इसका बाप भी तो इस दुनिया से जा चुका है। इसके अपने रिश्तेदार भी हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा अमीर है। वो इसके साथ भी जाकर तो रह सकता है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ रहता है क्योंकि वो हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इसने हमेशा मुझे अपनी बहन ही जाना है, कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की। वो हमारा साथ भी देता है, हमारे लिए सब कुछ करता है। पूरा दिन वो काम करता है, रात को मैं इसकी मदद करती थी। वो कहता था कि वो रात में भी ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन फिर भी मैं इसकी मदद कर रही थी। मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने वाकई बहुत ज़्यादा गलत बात सोच ली थी। इतनी ज़्यादा गलत बात कि जो बिल्कुल भी मुझे सोचनी नहीं चाहिए थी। मैंने ये बात अरम को नहीं बताई। मेरी बेटी ने भी इसे बताने से मुझे मना किया था। मुझे सारी बात का पता चल गया था, क्योंकि अब ये काम वैसे भी ख़त्म हो गया था और मैं इसकी नज़रों में और ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। इसने कमरे की छत दिलवा दी और अब हमारा घर का कमरा भी ठीक हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही थी। मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा नेक औलाद दी थी। वो औलाद मेरी अपनी थी या पढ़ाई। मेरे दोनों बच्चे ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नेक और मेहनती हैं। इस बात को समझते हैं। अभी इनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि इनके सर पर बाप नहीं है और मैं भी कुछ खास कर नहीं सकती। इनको इस बात का एहसास है और ये वाकई बहुत बड़ी बात है।
अल्लाह का शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक है। शुक्र है खुदा का कि वो सब नहीं हुआ जो मैं सोच रही थी, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। बस आखिर में इतना कहना चाहूँगी कि जो खुदा का हुक्म है वही हुक्म हमें बजा लाना चाहिए। मेरे बच्चे समझदार हैं और इनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐसी माओं को नसीहत करूँगी कि इस मामले में सख्त एहतियात करें और वो गलती ना करें जो मैंने की है। मुझे दोनों को एक कमरे में रखना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ हो वो भी हो सकता था, और अगर हो जाता तो सब खत्म हो जाता। हमें सबसे पहले अपने रब का हुक्म सामने रखना चाहिए, और रब का यही हुक्म है कि जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो इनका बिस्तर अलग कर दो। अगर ये हुक्म है तो यकीनन इसके पीछे मसलियत भी है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।